हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आमिर एंड यू आर वाचिंग सेफ्टी पॉइंट। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है आईजीसी वन एलिमेंट वन का। और अभी तक आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर को आप देख लेना। इस लेक्चर में हम क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं एक बार। लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो इसको। सेकेंड टॉपिक हमारा है द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एंड अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। थर्ड है एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ है वर्कर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर राइट्स। फिफ्थ है द रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज। एंड सिक्स है कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। फर्स्ट टॉपिक द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एंड अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम आईएलओ के बारे में जान लेते हैं। आईएलओ होता क्या है? आईएलओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड एजेंसी है। ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी को सेट करता है। और इसके मेजर दो आउटपुट पॉइंट्स हैं। पहला हमारा कन्वेंशन है और सेकेंड रिकमेंडेशन है। कन्वेंशन के अंदर क्या होता है? ये डिस्क्राइब करता है बेसिक पॉलिसी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को एट बोथ नेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी। रिकमेंडेशन क्या होता है? ये सप्लीमेंट बोल सकते हैं आप कन्वेंशन का। इसके अंदर डिटेल्स और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन रहता है उस पॉलिसी का कि कैसे उसको हम अप्लाई करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि कानून का अच्छे से पालन हो सके। आगे आप देख सकते हैं 1981 में आईएलओ ने अडॉप्ट किया था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, जिसको हम बोलते हैं C155। और सेकेंड जो है सेम ईयर में उसी का रिकमेंडेशन है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ रिकमेंडेशन 1981, जिसको हम बोलते हैं R164। अब C155 क्या है और R164 क्या है? C155 वही है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, जो जो नेशनल और इंडिविजुअल लेवल पे पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब करता है। और R164 उसी को डिटेल्स में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना कि कैसे हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें, उस कानून को पालन करवा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो R164 में डिटेल्स में बताई जाती है। आगे हम देख लेते हैं आईएसओ क्या होता है। आईएसओ का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अंदर आईएसओ 9001 होता है, ये आपको कई जगह दिखता होगा। ये बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के लिए है। बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती हैं ये सर्टिफिकेशन लेती हैं, जो ये बताता है कि हाँ, ये कंपनी जो है वो क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले रखा है। सेकेंड आईएसओ 14001 है, जो प्रोवाइड किया जाता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के लिए। और आईएसओ 45001 जो है वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ये तीनों आईएसओ का स्टैंडर्ड्स है। ये कंपनी इससे रिलेटेड ऑडिट करवाती है। और ऑडिट में अगर कंपनी पास हो जाती है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन को आईएसओ को लगता है कि हाँ, ये कंपनी क्वालिटी इसकी अच्छी है, तो वो आईएसओ 9001 की सर्टिफिकेशन दे देती है। अगर उनको लगता है कि हाँ, ये इन्वायरमेंटल के स्टैंडर्ड्स पे ये वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें आईएसओ 14001 का सर्टिफिकेशन दे देती है। अगर आईएसओ को लगता है ऑडिट के टाइम पे कि इनका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो उन्हें आईएसओ 45001 का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। एज पर आर्टिकल 10 ऑफ R164, एम्प्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की गई है। इसमें कई सारी पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है, अगर आपको नोट करना है तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। मैंने एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इंश्योर और सेकेंड प्रोवाइड, कि और एम्प्लॉयर को क्या क्या इंश्योरिटी करनी है, क्या क्या इंश्योर करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और क्या क्या प्रोवाइड करना है। सबसे पहले हम इंश्योरिटी देख लेते हैं क्या क्या करना है। इंश्योरिटी में सबसे पहले उनको वर्क प्लेस इक्विपमेंट, वर्क मेथड,
ये सारी चीज़ इंश्योर करना है कि वो सब सेफ होना चाहिए और विदाउट रिस्क टू हेल्थ होना चाहिए। सेकेंड, प्रोवाइड उन्हें क्या क्या करना है। प्रोवाइड में आप देख सकते हैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, जो भी वर्कर आते हैं उनको प्रोवाइड करना है, सुपरविज़न प्रोवाइड करना है प्रॉपर, उन्हें नेसेसरी इक्विपमेंट देना है, पीपीज वगैरह प्रोवाइड करना है जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको दिखता होगा इस पॉइंट में जो लिखा है नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथ एंड इक्विपमेंट फ्री ऑफ चार्ज, ये प्रोवाइड करना है। तो ऐसे ही बहुत सारी पॉइंट्स है जो आप देख सकते हो। एम्प्लॉयर की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने आपको बता दिया। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वर्कर्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। R164 में ये बताई गई है कि वर्कर्स की भी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले पॉइंट में मेंशन किया गया है कि वर्कर्स को अपनी खुद की सेफ्टी का ध्यान तो रखना ही है, साथ साथ दूसरों की भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। ये ना हो कि आपका जो वर्क है आप तो सेफ हो बट आपके वर्क से वो दूसरा बंदा इफेक्ट हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर को बताई गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसको फॉलो करना है, उसको पालन करना है, उस कानून का, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तीसरा जो है, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट आपको दिया जाता है उसको प्रॉपर यूज़ करना है, उसको टेम्पर्ड, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। चौथे पॉइंट में क्या मेंशन किया गया है, जो भी अगर आपको लगता है कि ये हज़ार्ड है, ये वर्क यहाँ पे करना सेफ नहीं है, तो उस चीज़ को आप इन्फॉर्म कर दो। अगर आप उसको प्रॉपरली करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको आगे इन्फॉर्म कर सकते हो। लास्ट पॉइंट में ये मेंशन किया गया है वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट या जो भी इल हेल्थ होता है उसको तुरंत इन्फॉर्म करें। वर्कर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनकी कुछ राइट्स भी है। आर्टिकल 19C155 में कुछ पॉइंट्स उनके राइट्स को मेंशन किया गया है। सबसे पहला राइट्स उनका क्या है कि वर्कर्स की राइट्स से जानना कि जो भी जहाँ भी वर्क वो कर रहे हैं उनका एम्प्लॉयर जो है वो उनके सेफ्टी का कितना केयर कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये वर्कर्स का राइट है, वो जान सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंड है, वो नेसेसरी ट्रेनिंग ले सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड है, एम्प्लॉयर अपने वर्क प्लेस पे जो भी वर्क कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स है वो डायरेक्ट डिस्कस कर सकता है एम्प्लॉयर के साथ। लास्ट है कि अगर वर्कर्स फील करता है कि वो सेफ़ नहीं है, उसको जो भी काम कर रहा है जहाँ पे वो काफ़ी डेंजरस है उसके लाइफ के लिए, और वो अनसिक्योर फील कर रहा है उस जगह पे काम करने से, तो वो छोड़ करके जा सकता है। ये उसकी राइट्स है वर्कर की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी। सबसे पहले देख लेते हैं हम एनफोर्समेंट एजेंसी होता क्या है। हर एक कंट्री में और रीजन में एक एनफोर्समेंट एजेंसी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को एनफोर्स कराना। उस एजेंसी को हेल्थ एंड सेफ्टी पुलिस फोर्स भी बोलते हैं। अब इनका रोल क्या है एनफोर्समेंट एजेंसी का। एनफोर्समेंट एजेंसी का रोल जो है वो है वर्क प्लेस पे जो भी एक्सीडेंट होता है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये फॉर्मल एनफोर्समेंट एक्शन भी ले लेते हैं उनके खिलाफ। अगर कोई भी एम्प्लॉयर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसका पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ ये एनफोर्समेंट फॉर्मल एनफोर्समेंट एक्शन लेते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करती है मेजर रोल इन एनफोर्समेंट सेफ्टी बाय कैरिंग आउट इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ऑन रेगुलर बेसिस। इस पार्ट का ये लास्ट पॉइंट है, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। कानून का पालन ना करने पे क्या होगा, इस टॉपिक के अंदर उस चीज़ को बताई गई है। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन को का उल्लंघन अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। एक लीगल स्टैंडर्ड सेट की हुई है हेल्थ एंड सेफ्टी की। अगर कोई भी एम्प्लॉयर उस हेल्थ एंड सेफ्टी की लीगल स्टैंडर्ड को मीटअप नहीं करती है तो कुछ उसके स्टेप बनाए गए हैं उनके ऊपर एक्शन लेने का। सबसे पहला है
फॉर्मल एनफोर्समेंट एक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है एम्प्लॉयर को कि आप उस सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अपने वर्क प्लेस के हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर लो और उसको मीटअप कर लो लीगल स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ। तब तक के लिए जो भी हाई रिस्क एक्टिविटी है, हाई रिस्क वर्क है, उसको आप स्टॉप कर दो। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीटअप नहीं कर पाता है एम्प्लॉयर, तो फिर उसके अगेंस्ट फर्दर एक्शन लिया जाता है, जो सेकेंड और थर्ड में मेंशन्ड है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मुकदमा हो सकता है, और थर्ड लास्ट जो है वो इंडिविजुअल डायरेक्टर मैनेजमेंट वर्कर के ऊपर मुकदमा हो सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मुकदमा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर मुकदमा सक्सेसफुली जीत जाते हैं, अगर एनफोर्समेंट एजेंसी मुकदमा सक्सेसफुली जीत जाती है तो क्या होगा, पनिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फाइन। वो फाइन पे करना होता है। अगर मुकदमा इंडिविजुअल डायरेक्टर और मैनेजर वर्कर के खिलाफ अगर जीत जाती है एनफोर्समेंट एजेंसीज, तो फिर या तो उन्हें फ़ाइन देना पड़ेगा या तो इन्हें जेल भी हो सकती है, या जेल भी हो सकती है और फाइन दोनों एक साथ भी हो सकता है। ये नॉन कंप्लायंस का रिजल्ट है, कंसिक्वेंसेस है सारे। If you like my video, so please subscribe and share this channel and don't forget to press bell icon। आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं, देखते हैं, तो कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं और अच्छे कंटेंट पे बनाऊं। सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।